हुकूमत की हलीफ जमात है उनसे भी रब्ते करेंगे कि उसके बगैर अदम एतमाद का वोट मुकम्मल नहीं होगा। कब तक इमरान खान की हुकूमत घर चली जाएगी? ये तो अल्लाह ताला को इल्म है। आम की जानिब से अदम एतमाद हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर, फिर वज़रा क्या वो तो पहले ही तैयार बैठे हैं। 2018 से 2022 ऑपोजिशन की एक ही रट तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। गवर्नमेंट से मुल्क को छुटकारा हासिल करवाने के लिए तमाम आईनी, कानूनी और सियासी ऑप्शन को बिला ताखीर इस्तेमाल करना होगा। कुछ हमारे दोस्तों जो पहले अदम एतमाद को नहीं मानते थे, अब वो भी मान रहे हैं। हदफ एक ही रखूँ भी मैं किसी अपोजिशन पार्टी के साथ हजार इख्तलाफ के बावजूद मैं पब्लिकली जंग नहीं लड़ूंगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए टाइम विद सोबिया अली की आज की नशिस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की नशिस्त में हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को दावत दी है। चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट रह चुके हैं। पीसीओ के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया। उस ज़माने में जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उस वक्त इन्होंने इस चीज़ से इनकार करके रिटायर्ड होने को तरजीह दी। सदारती उम्मीदवार भी रह चुके हैं। पाकिस्तान के लिए गरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। पाकिस्तान में रवायती इस सियासत जो जड़ पकड़ रही है, उसके खिलाफ जस्टिस वजूद्दीन अहमद ने आवाज़ उठाई। हम जस्टिस वजूद्दीन अहमद साहब को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आज हम आपके साथ बात करें जो अभी 1 से 1.5 महीने के अंदर इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, जो सियासी हालात हैं, उस हवाले से मैं चाहूँगी कि हम आपका माहिराना तज्ज़िया जो है वो लें। अगर हम इस वक्त बात करें इमरान खान की तहरीक इंसाफ की, एक जमहूरी प्राइम मिनिस्टर, जमहूरी हुकूमत, जो कि जमहूरी जो भी एक प्रोसेस था उसको मुकम्मल करके जमहूरियत के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन इस वक्त जब तक हमारा ये शो एयर होगा तब तक मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे। तब तक अपोजिशन की तरफ से जमा करवाई गई तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में वो अपनी कुर्सी से इस्तीफ़ा देकर हट चुके होंगे और दूसरी अपोजिशन जमातें जो हैं वो अपना पार्लिमानी निज़ाम जो है उसको स्टार्ट करने जा रही होंगी। यहाँ सर मैं सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगी 8 मार्च से। अगर मैं कुछ इस तरह कहूँ, अपने सवाल को इस तरह रखूँ कि मौजूदा कौमी असम्बली 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के नतीजे में अमल में आई। 15 अगस्त को स्पीकर का इंतखाब किया गया। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 52 के मुताबिक असम्बली की मुद्दत इसके पहले दिन से गिनी जाएगी। जिस तरह मौजूदा असम्बली की मुद्दत 15 अगस्त 2023 को मुकम्मल होती है और जिसके बाद निगरान हुकूमत कायम होती है जो आम इंतखाबात करवाने की पाबंद होती है। तो मैं इस तनाजुर में सर आपसे पूछना चाहूँगी कि इस पस मंज़र में जब इमरान खान की गवर्नमेंट के बाद सिर्फ 1 साल बचा था इस जमहूरी अमल को मुकम्मल करने में, तो इस वक्त तहरीक अदम एतमाद को लाने का क्या आप ये समझते हैं कि मुनासिब वक्त था? देखें, ये जो या इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई? ये जो जहाँ तक के ऑपोजिशन का ताल्लुक़ है, तो इन्होंने तो रोज़े अव्वल से ही इमरान खान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था। ठीक है। और फिर दूसरी तरफ से इमरान भी इनके ख़िलाफ़ जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है उसको रन करते रहे हैं और शायद ही कोई अहम रहनुमा हो अपोजिशन का कि जिसके ख़िलाफ़ एहतसाबी कार्रवाई इस दौर में नहीं हुई हो। तो इनकी इब्तिदाई कोशिश तो ये थी कि जल्द से जुलूसों के ज़रिए से, रैलीज़ के ज़रिए से और धरनों के ज़रिए से इमरान हुकूमत को फ़ारिग किया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। दूसरा जो इनके पास ऑप्शन था वो ये था कि किसी तरीके से अगर तो नेशनल असेंबली में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वो हासिल कर लें तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है और इमरान हुकूमत को फ़ारिग किया जा सकता है। ठीक है। वो भी आर्टिकल 63A की मौजूदगी में मुश्किल क्या बल्कि नामुमकिन था। उसकी वजह यह है
कि कोई भी नेशनल असम्बली का मेंबर अगर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के सिलसिले में या कुछ और 3-4 और शिक़ें हैं उसके सिलसिले में पार्टी के डायरेक्टिव के ख़िलाफ़ अगर वोट देता है तो वो अपनी सीट से महरूम किया जा सकता है। तो ज़ाहिर है इतना बड़ा रिस्क कोई लेगा नहीं। लेकिन इस असना में कुछ जो अच्छा, इमरान खान के पास ख़ुद भी कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रोज़े अव्वल से नहीं थी, बल्कि उन्होंने जो हुकूमत बनाई थी वो क्यू लीग के साथ और MQM के साथ मिल कर के एक कोalition गवर्नमेंट बनाई थी। तो हुआ ये कि पहले क्यू लीग और उसके बाद MQM उन्होंने इमरान का साथ छोड़ दिया। उसके नतीजे में जो अपोजिशन की सीटें नेशनल असम्बली में थीं वो तादाद कुछ बढ़ी। अब मैं नहीं कह सकता क्या उसके मोटिवेशन रहे होंगे। कुछ जो PTI के अपने मेंबरान थे नेशनल असम्बली के, उन्होंने भी अपोजिशन का साथ देने का फ़ैसला किया और वो तादाद जो है वो तकरीबन 22 बताई जाती है। तो इस सूरत हाल में जो इमरान हुकूमत है उसकी जो मेजॉरिटी थी वो न सिर्फ ये कि थिन हो गई बल्कि तकरीबन ख़त्म हो गई और अपोजिशन के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई। इस सूरत हाल में उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया। 20% ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस रिक्वायर्ड होती है इस तरह का मोशन लाने के लिए, वो उन्होंने मूव किया और चंद ही दिन में फिर उसके लिए इजलास बुलाना होता है जो स्पीकर ने किया और फिर उसके बाद वो जो 7 अप्रैल का जो मरहला है वो आया। बिल्कुल सर, आपने बड़ी डिटेल में ये बात बता दी। मैं एक थोड़ा सा एक अवामी पर्सपेक्टिव के अंदर जाके तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी कि अवाम अगर आसान लफ्ज़ों में समझना चाहे कि तहरीक अदम एतमाद की ज़रूरत बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट के लिए अपोजिशन को क्यों पेश आती है, अगर मैं उसकी तारीफ़ अगर पढ़ूँ तो वो कुछ इस तरह से है कि तहरीक अदम एतमाद से मुराद वो वोट या बयान है जो किसी सरकारी या तंजीमी ओहदेदार के ख़िलाफ़ दिया जाता है कि ये ओहदेदार मज़ीद इस ओहदे को संभालने के लायक नहीं। अदम एतमाद का इस्तेमाल अक्सर इस वक्त होता है जब कोई सरकारी या तंजीमी ओहदेदार कोई ऐसा कदम उठाए जो आइन, कानून और ज़ाब्ता इखलाक के ख़िलाफ़ हो। तो सर अब यहाँ मेरा सवाल ये है, अगर हम आखिरी ये जो ज़ाब्ता, कानून और इखलाक की बात करें इस लाइन की, तो इसको अगर हम इन्वर्टेड कॉमास में रख के आपसे ये सवाल यहाँ पे करें कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म ऐसा कौन सा काम किया था जो कि कानून और ज़ाब्ता इखलाक की ख़िलाफ़ वर्जी के ज़ुमरे में आ रहा था, जिसके नतीजे में अपोजिशन को लगा कि इस वक्त ये बहुत मौजू तरीन वक्त है कि इमरान खान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी जाए। अच्छा देखिए, आइनी सूरत हाल जो है वो ये है कि तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मुताल्लिका रिप्रेजेंटेटिव कोई इस तरह की हरकत करे या कोई इस नौइयत का मिसकॉन्डक्ट करे कि जिसकी बुनियाद के ऊपर तहरीक लाई जाए। वहाँ पर कोई मोटिवेशन की या ऑब्जेक्टिव की बात आइन नहीं कर रहा है। अच्छा। अब ये और बात है कि अगर तो कोई हुकूमत अच्छा परफॉर्म कर रही है और आवाम की पजीराई हुकूमत को मिल रही है तो तहरीक अदम एतमाद लाना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि कहने के लिए कुछ नहीं होता। अब तो इस वक्त तो ये लोग ये कह रहे हैं ना कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोज़गारी हो गई है, आप गुर्बत को नहीं बल्कि गरीब को ख़त्म कर रहे हैं। अब तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इस बात की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रिक्वायरमेंट इसलिए बनती है कि जब आप इस तरह की कोई तहरीक लेकर के जाते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि उस वक्त हुकूमत की आवाम में पजीराई का क्या लेवल है। तो अनफॉर्चुनेटली कोई हाई लेवल नहीं था। ये बातें बिल्कुल सही हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ये बातें बहुत बिल्कुल सही हैं कि रोज़गार नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि गुर्बत जो है हर तरफ नज़र आती है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है
कि जो पाकिस्तान की इस वक्त इकनॉमिक सूरत हाल है, जो हमारे मुल्क में जो फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर हैं उनकी जो नौइयत है, हमारे यहाँ जिस धड़ल्ले से इंपोर्ट हो रही है और एक्सपोर्ट्स जो हैं उसके साथ न सिर्फ ये कि पेस नहीं रख पा रही बल्कि बहुत पीछे हैं, तो नतीजे के तौर के ऊपर हम एवरी आवर ऑफ द डे मखरूज़ हो रहे हैं। कर्ज़े जो हैं वो बेहिसाब बढ़ रहे हैं। तो ये हालात यकीनन इस तरह के थे कि जिसमें आवाम के सामने भी इस तरह की तहरीक की जस्टिफिकेशन पेश की जा सकती थी। मैं सर यहाँ आपकी एक ट्वीट के ऊपर बात करना चाहूँगी। आपने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अपोजिशन तहरीक वापस ले ले तो इमरान खान ने असम्बली तहलील करके फौरी इलेक्शन कराने पर रजामंदी जाहिर की थी, मगर अपोजिशन नहीं मानी। ये इनकी बड़ी गलती आपने लिखा कि है, क्योंकि ज़मीर फरोशों से मिलकर हुकूमत गिराई तो ये वारदात क्या हुकूमत भूलेगी, और अगला इलेक्शन कम अज़ कम मौजूदा धड़ा तो जीतने से रहा। सर, एक तो आप इस पर रोशनी डालिए कि जो आपने मौजूदा धड़ा कहा कि जीतने से रहा, और दूसरा ये कि मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक भी आपने बात की। मैं आपसे चाहूँगी कि आप इस बात का जवाब हमें ब्रेक के बाद दें। नाज़रीन, जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके आइन के तनाजुर में हम उनके तज्ज़िया ले रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक का यहाँ वक्त हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आइन की रोशनी के अंदर इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल के पस मंज़र को जहन में रखते हुए हमें अपना तज्ज़िया पेश कर रहे हैं। जी जस्टिस वजीउद्दीन साहब, आप अपनी ट्वीट के हवाले से हमें बता रहे थे कि आपने पैगाम क्या आवाम को देना चाहा उस ट्वीट के ज़रिए। देखें, वो जो जिस ट्वीट का आपने हवाला दिया है वहाँ मैंने ये कहा था कि अगर ऑपोजिशन टर्न कोर्ट्स के वोट्स की बुनियाद के ऊपर, हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद के ऊपर अपने नंबर्स बढ़ा लेती है और हुकूमत टॉपल भी कर देती है, तो ये कोई देरपा हल नहीं है मसाइल का, क्योंकि शॉर्टली साल सवा साल के बाद आपको इलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। किस तरीके से आपने हुकूमत गिराई वो मामलात आवाम के सामने होंगे, और आपने किस नौइयत से हॉर्स ट्रेडिंग की वो तमाम चीज़ें भी कोई ढकी छुपी नहीं होंगी। और पाकिस्तान का जो कल्चर है, यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम बहुत सारी हमारी ख़राबियाँ हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी ख़राबियों ही की वजूहात हैं कि जो हमारी ये मुश्किलात हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उसमें हमारे अवाम के व्यूज़ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। यानी अगर कोई शख्स एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले, या कोई शख्स असेंबली में एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट के ऊपर मुंतखब होने के बाद वहाँ किसी अहम मरहले के ऊपर पार्टी छोड़ करके और दूसरी पार्टी के साथ बैठ करके वोट देने लग जाए, तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक टर्म ईजाद की हुई है, लोटा, जिसे अंग्रेज़ी में टर्न कोट कहते हैं। जो हमारे मुनहरिफ तो वो इस तरह की कार्रवाई को आवाम के सामने किस नौइयत से जस्टिफाई कर सकेंगे। तो फिर इस असना में इमरान को मज़ीद मौका मिलेगा अपनी पोजीशन को वाज़े करने का और ये कहने का कि कुछ साजिशें थीं, कुछ मैंने अहम फैसले किए थे जिसकी बुनियाद के ऊपर मुझे हटाया और इस नौइयत से हटाया, और अब ये लोग भी अवाम के सामने आए हैं, मैं भी अवाम के सामने आया हूँ। इनमें देख लीजिए कि कितने हाईली एजुकेटेड लोग हैं, इनमें देख लीजिए कि कितने वो लोग हैं कि जिनकी मॉरल वैल्यूज़ के मुतालिक कोई बहुत अच्छी बातें कही जा सकती हों। तो ये तमाम बातें इमरान वहाँ पर पेश करेंगे। तो लिहाजा उस सूरत हाल में जो मौजूदा अपोजिशन है उसके लिए
इलेक्ट्रेट को सेटिस्फाई करना, मुतमईन करना मुश्किल होगा, ये मैंने कहा था। मुश्किल होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही। आपने एक और ट्वीट में कहा कि तहरीक अदम एतमाद का फैसला कौमी असम्बली में लगता है कि मामलात असम्बली से बाला ही बाला तय हो जाएंगे। इस वक्त के बारे में आपका क्या तज्जिया था? मैं जो पाकिस्तान की सियासत को देखता हूँ, और ये कोई 2-4 साल की सियासत नहीं है, ये तकरीबन कोई 75 साल पर मुहित सियासत है, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे मामलात जो हैं वो असेंबलियों में तय नहीं हुआ करते, बल्कि वो कहीं और तय हुआ करते हैं। और असली असेंबलियों में हमारे सामने सिर्फ नताइज को लाया जाता है कि जी ये हो गया या ये नहीं हुआ, लेकिन बातें पहले ही तय हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का मामला है। आपको लगता है कि इस वक्त फ़ौज जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, इमरान खान अपनी तकारीर में बारहा ये कह चुके हैं कि वो आला अदालतों का एहतराम करते हैं, वो अपनी फ़ौज का एहतराम करते हैं, ये हमारे बहुत मुकद्दम इदारे हैं, और वो आवाम से भी बार बार पुरज़ोर अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह कोई भी गलत अल्फाज जो हैं वो हमारे मुकद्दस इदारों के बारे में नहीं बोले जाएँ। लेकिन आपको लग रहा है कि इस वक्त एक पेज पर है इमरान खान की गवर्नमेंट और ये दोनों इदारे? देखें, अदलिया और इंतज़ामिया का तो कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं होना चाहिए, कोई ताल्लुक़ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अदलिया का तो काम ये है कि वो मामलात का आइन और क़ानून के मुताबिक फ़ैसला करे। गलतियाँ फ़ैसलों की हो सकती हैं, और वो ऑनेस्ट मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। अब यहीं पर मिसाल के तौर के ऊपर आपके निगाह से पता नहीं मेरा वो ट्वीट गुज़रा या नहीं गुज़रा, मैं ये समझता हूँ कि इस फ़ैसले में हमारी अदलिया एक हाइपर टेक्निकल जिसे कहते हैं अप्रोच उन्होंने एडॉप्ट की है। और जिस ट्वीट का मैंने इस वक्त आपको हवाला दिया उसमें मैंने ये कहा कि 1956 में तमीज़ुद्दीन ख़ान की असेंबली जो है वो गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने उसको डिसमेंटल किया था, और उसके सिलसिले में जो उस वक्त की आला तरीन अदालत का फ़ैसला था, अदालत उज़्मा का फ़ैसला था, उसको फ़ेडरल कोर्ट का नाम उस वक्त दिया जाता था। उन्होंने टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद के ऊपर असेंबली को बहाल करने से इनकार किया। और वो टेक्निकलिटी क्या थी कि जी कानून साजी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होती है। और उन्होंने ये कहा कि हमें इख्तियारी नहीं है कि हम बहाल कर सकें। अब थोड़े ही अरसे के बाद उसी असेंबली के सैकड़ों नहीं तो बीसियों कवानीन सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, या फेडरल कोर्ट था उस वक्त, उनके सामने आए, और उसमें उनको ये बताया गया कि जी ये वो कवानीन हैं जो उस यार्ड स्टिक के ऊपर, उस कसौटी पे नहीं उतरते कि जिस कसौटी की बुनियाद के ऊपर आपने असेंबली को बहाल नहीं किया। तो वहाँ पर उनको नज़रिया ज़रूरत इन्वेंट करना पड़ा और उन कवानीन को वैलिडेट करना पड़ा। तो मैंने इस फ़ैसले के बारे में भी अपने ट्वीट में ये कहा है कि ये मुझे एक टेक्निकल फ़ैसला मालूम होता है कि काम है जो कि तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं हुआ, और आपने स्पीकर के रूलिंग को उसके बुनियाद के ऊपर सेट असाइड कर दिया, जबकि इलेक्टरल प्रोसेस शुरू हो चुका था। और सभी तरफ से पहले अपोजिशन वाले भी यही बात करते थे, और इमरान ने असेंबली डिज़ॉल्व करके और इलेक्ट्रेट को अपील कर दी थी। और हाजी सैफुल्ला केस में 1989 गालिबन 88 सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जुनेजो की हुकूमत बर्खास्त की थी जनरल ज़ियाउल हक़ ने, और सुप्रीम कोर्ट ने
उस हुकूमत को और उस असेंबली को बहाल करने से ये कह करके इनकार किया कि इलेक्ट्रल प्रोसेस शुरू हो चुका है। जब आप पॉलिटिकल सॉवरेन को अपील कर चुके हैं तो फिर ये बहाल करने वाली बात कौन सी है। तो वो उसूल यहाँ पर लागू आता था जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उसको फॉलो नहीं किया। लेकिन उसमें जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो उसमें गालिबन ये बताया जाएगा कि जी हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था और हमने तो उनसे कहा था कि आप इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन की मुद्दत में करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो 4 महीने एक चाहिए हैं और 90 दिन एक चाहिए हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर वो ये कहेंगे कि हमने असेंबली को बहाल नहीं किया। लेकिन उसमें देखें बात असल में ये है कि जो 90 दिन का पीरियड है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, और जो वो 120 दिन की बात कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, वो बात कर रहे हैं इलेक्शंस एक्ट की। इलेक्शंस एक्ट में जो मुद्दतें दी हुई हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती थी कि ये काम जो है आप उस 90 दिन के अंदर अंदर कर लीजिए, और आपने जो डिलिमिटेशन करनी है वो तो बुनियादी तौर के ऊपर जो ट्राइबल एरियाज़ मर्ज हुए हैं केपी में उसकी बुनियाद के ऊपर करनी है आपने। तो वहाँ पर कंसंट्रेट करके और दूसरे मामलात को वैसे ही आगे बढ़ा करके आप कर लीजिए और इलेक्शन में जाने देते। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। लेकिन बज़ाहिर वजह वो ये बताएंगे कि जी वहाँ तो वो ये कह रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हमारे सामने आके कि 4 महीने हम एक लेंगे, 90 दिन हम एक लेंगे। तो ये 7 महीने के लिए तो केयर टेकर्स हम नहीं बिठा सकते थे मुल्क के ऊपर। लेकिन बुनियादी बात जो है वो ये है कि इलेक्ट्रल प्रोसेस शुरू हो गया था। बेहतर तरीक़ाकार यही होता कि इलेक्शन होने देते। अब आप देखिए वहाँ झगड़े होते हैं, फिसादात होते हैं। आज भी जो वहाँ पर वो मीटिंग हुई है तो वहाँ पर जो है वो शोर शराबा अपोजिशन ने किया और स्पीकर ने थोड़ी देर के लिए हाउस को एडजर्न कर दिया, फिर आपस में बातचीत हो रही थी। अब वहाँ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस फैसले के नतीजे में झगड़े फिसादात का इमर्ज करना और मामलात का अनसेटल होना ज़्यादा अगलब है। आपने बहुत डिटेल के अंदर हमें ये बताया, क्योंकि जब ये आया था इलेक्शन के जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, तो उस वक्त आपकी बात ही को मैं पकड़ कर आगे चलूँगी कि बिल्कुल ऐसा ही तासुर दिया गया था कि शायद फ़ैसला जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन को कॉल किया गया और फ़ौरन से, और उसके बाद फिर बताया गया कि नहीं, इसको गलत कहा गया, इस डिसीजन को मुतसादिम करार दिया गया डिप्टी स्पीकर के एक्ट को आइन से। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद हम जस्टिस वजीउद्दीन साहब के सामने आपके सवाल रखेंगे कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 बेसिकली क्या है, और इस हवाले से हम जस्टिस वजीउद्दीन साहब से पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा।